गुड इवनिंग दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग केमिकल कैलकुलेशन है ना, रासायनिक गणना, जो वेस्ट बंगाल बोर्ड का चैप्टर 3 है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम लोगों को मतलब कोई भी रिएक्शंस हो रहा है, कोई भी रिएक्शंस या दुनिया में कोई भी रिएक्शंस हो रहा है या कोई भी रिएक्शंस हो रहा है तो उसमें कितना है ना रिएक्टेंट्स भाग लिया और कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हम लोग का बना है, इसी चीज़ के बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, नहीं तो ये चैप्टर इतना बड़ा हो जाएगा, है ना, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग उसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो चीज़ एग्ज़ाम में देता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मतलब टेस्ट पेपर्स और किसी भी चीज़ से बुक से देखने पर पता चला है कि इसमें तीन तरह के तीन टाइप्स के सवाल आते हैं। एक नंबर टाइप्स है किससे रिलेटेड, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। एक तरह का सवाल आता है ग्राम मॉलिक्यूलर वेट से, है ना, ग्राम अनुभार, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं ग्राम अनुभार। ठीक है, तो एक टाइप का सवाल आएगा ग्राम मॉलिक्यूलर वेट से। ठीक है, दूसरा नंबर टाइप का सवाल आएगा मोलर वॉल्यूम से, मोलर वॉल्यूम, है ना। दूसरा टाइप का सवाल आता है मोलर आयतन। क्या है अभी हम लोग सब चीज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला टाइप का सवाल आता है ग्राम मॉलिक्यूलर वेट से, दूसरा सवाल आता है मोलर वॉल्यूम से, और तीसरा नंबर सवाल आता है अणुओं की संख्या से, अणुओं की संख्या से। तो पूरा टेस्ट पेपर देखने के बाद हम लोगों को इस तीन टाइप का सवाल आता है। ठीक है, और ये चैप्टर टोटल हम लोग का लगभग 7 से 8 मार्क्स का रहता है, 7 से 8 मार्क्स, है ना। इससे भी ज़्यादा का होता है, ठीक है, 10 भी जाता है कभी कभी। तो हम लोग इस तीन तरह के सवाल को, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोग का 4 नंबर, है ना, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन से संबंधित सवाल, केमिकल रिएक्शंस, है ना। जैसे हम लोग का बोल देगा कि भाई 10 ग्राम, है ना, 10 ग्राम कार्बन को जलाने के लिए कितना हमको ऑक्सीजन चाहिए, या बोल देगा कि 10 ग्राम हाइड्रोजन, है ना, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो कितना जल उत्पन्न हुआ, या कितना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर 10 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो ये सब केमिकल रिएक्शन से हम लोग का, है ना, कुछ तरह का सवाल हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग को इस चैप्टर में समझ लीजिए कि एक मैथ का ही चैप्टर है। ठीक है, मैथ से ही रिलेटेड, मतलब एक तरह का जो मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है उससे ही रिलेटेड। तो इसमें हम लोग देखें कि 4 तरह का, है ना, सवाल आता है। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट से रिलेटेड, 2 नंबर है तुम्हारा मोलर वॉल्यूम से रिलेटेड, 3 नंबर अणुओं की संख्या से रिलेटेड, और 4 नंबर क्वेश्चन है तुम्हारा केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड, है ना। हम लोग धीरे धीरे चारों टाइप्स का सवाल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ को स्टार्ट करने के पहले हम लोग, है ना, हम लोग एक चीज़ के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, एक चीज़ का पहला सबसे कुछ चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे हम लोग का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट से पहले हम लोग को एटॉमिक वेट के बारे में जानना होगा, यानी परमाणु द्रव्यमान के बारे में, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग एटॉमिक वेट। ये क्या है, एटॉमिक वेट है क्या? देखो, एटॉमिक वेट कहता है क्या कि यह एक तरह का संख्या है ना, एक तरह का नंबर्स है जो यह बताता है कि कोई भी परमाणु, है ना, कार्बन, है ना, कार्बन का जो 12 है, एक डिफिनेशन है, तुम लोग बुक में मिल जाएगा कि एटॉमिक वेट क्या है, एक तरह का नंबर है जो C12 के, है ना, 1/12वें भाग से कितना भारी होता है। ठीक है, कि कोई भी परमाणु मतलब एक तरह का नंबर्स है जो यह बताता है कि कोई भी तत्व
C12 के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है, यही बताता है, जिसको हम लोग परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। 9 क्लास के बुक में मिल जाएगा, 10 क्लास के बुक में मिल जाएगा। तो आप लोग इसको थोड़ा देख लीजिएगा, नहीं तो नोट्स में हम लोग नोट्स का ज़रूरत पड़ेगा तो आप हम लोग को बोल सकते हैं, ठीक है। तो परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग जस्ट जान लेते हैं कि परमाणु द्रव्यमान जस्ट एक नंबर्स है ना, जो यह बताता है कि कोई भी तत्व है ना कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है ना, उसके बारे में यही बताता है। तो हम लोग कुछ है ना, कुछ मतलब जो एटम्स है, कुछ परमाणु है, उसके परमाणु द्रव्यमान के बारे में जान लेते हैं। जैसे हम लोग को कुछ जानना पड़े, जैसे सबसे पहले हम लोग का सबसे पहला परमाणु क्या है, तुम्हारा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 1 है, ठीक है। तो हम लोग जहाँ भी देखेंगे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना डाल देंगे, 1 डाल देंगे, है ना। 2 नंबर है हम लोग का कार्बन। कार्बन को हम लोग C द्वारा डिनोट करते हैं। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 6, ठीक है। सॉरी, कार्बन का होता है 12, ठीक है। तो जहाँ भी हम लोग कार्बन देखेंगे उसके जगह पे कितना डाल देंगे, 12, ठीक है। उसके बाद हम लोग का आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 14। उसी के तरह हम लोग ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16। उसके बाद हम लोग का सोडियम। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 19, ठीक है। और भी बहुत सारा है, जैसे फ्लोरीन। फ्लोरीन का सॉरी सोडियम का होता है 20, है ना। फ्लोरीन का होता है, F का होता है, जहाँ पे हम लोग F देखेंगे उसके जगह पे कितना डाल देंगे, 19, है ना। मैग्नीशियम Mg। Mg का होता है तुम्हारा 24, है ना। और भी है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का होता है 27। पोटेशियम। पोटेशियम का होता है 31, है ना। यहाँ पे एल्यूमिनियम का होता है, एल्यूमिनियम का 27 होता है ना। पोटेशियम का 31 होता है। सल्फर। सल्फर को हम लोग S द्वारा डिनोट करते हैं। सल्फर का होता है 32, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्लोरीन। क्लोरीन का होता है हम लोग के पास Cl। C कैपिटल स्मॉल l। तो Cl का होता है हम लोग का 35.5, ठीक है। और भी है बहुत सारा, जैसे आयरन। आयरन को हम लोग Fe द्वारा डिनोट करते हैं। तो Fe का होता है हम लोग का 56, है ना। उसके बाद हम लोग का कैल्शियम Ca। कैल्शियम को Ca द्वारा डिनोट करते हैं। कैल्शियम का होता है, कैल्शियम का एटॉमिक वेट होता है 40, ठीक है। उसके बाद हम लोग का कैल्शियम के बाद आता है पोटेशियम। पोटेशियम को हम लोग K द्वारा डिनोट करते हैं। पोटेशियम का होता है 39। तो और कॉपर Cu को हम लोग Cu द्वारा डिनोट करते हैं। कॉपर का होता है 63.5, है ना। और जिंक को हम लोग Zn द्वारा डिनोट करते हैं। इसका होता है हम लोग का मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट 65। तो देखिए हम लोग कुछ मतलब एटम्स का परमाणु द्रव्यमान हम लोग क्या कर लिए, लिख लिए। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सोडियम का 20 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, Ca का 40 होता है, पोटेशियम का 39 होता है, कॉपर का 63.5 होता है, F मतलब फ्लोरीन, F का मतलब फ्लोरीन, फ्लोरीन का 19 होता है, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27, P का 31, S का 32, S फॉर सल्फर, Fe मतलब आयरन, आयरन का होता है 56 और Zn का 65। तो ये हम लोग का क्या हो गया कि परमाणु द्रव्यमान मतलब किसी भी परमाणु का कितना द्रव्यमान है। तो ये सब चीज़ हम लोग लिख लिए। अब देखिए इसी परमाणु द्रव्यमान से रिलेटेड हम लोग अगला टॉपिक्स के बारे में बढ़ते हैं, ठीक। हम लोग का अगला टॉपिक्स है ग्राम अणुभार, ठीक है। ग्राम अणुभार क्या कहता है कि किसी भी अणु किसे कहेंगे कि जब एक परमाणु मतलब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अणु कहते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि 1 मोल अणु यानी 1 मोल अणु का जितना भार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 मोल अणु। 1 मोल अणु का जो भार होता है
होता है ना, इसमें होना चाहिए ग्राम में, ग्राम में उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ग्राम अनुभार कहते हैं, ग्राम अनुभार कहते हैं। तो बोल रहा है क्या कि 1 मोल अणु का जो भार होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्राम अनुभार कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग को बहुत सारा चीज़ है, जैसे बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है, जैसे हम लोग का ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स कितना है, O2 है ना, तो इसका ग्राम अनुभार कितना होगा। देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। जैसे O2 का मतलब है कि 2 ऑक्सीजन इसके साथ क्या हो गया है, कंबाइन होके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बनाया है। ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन है तो जो नीचे रहेगा वो सामने आ जाएगा, यानी 2 ऑक्सीजन है तो 2 सामने आ गया। और अभी हम लोग देख क्या है कि ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है कितना, एटॉमिक वेट कितना होता है, 16। तो ऑक्सीजन का ग्राम अनुभार कितना हो जाएगा, 2 गुने 16, यानी 16 दूना 32 ग्राम है ना। और भी चीज़ है जैसे CO2 है, यानी इसमें दो तरह के एटम्स आ गए। ठीक है, एक हमारा कार्बन है और दूसरा हम लोग का ऑक्सीजन है। तो देखो कि जहाँ से हम लोग मतलब 2 तरह का आ गया ना, तो हम लोग इसका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कार्बन का कितना है हम लोग जानते हैं, कार्बन का हम लोग जानते हैं 12 है ना। जब दूसरा का लिखेंगे तो बीच में प्लस देंगे, जैसे एक मॉलिक्यूल्स एक एटम्स ख़त्म होता है तो दूसरा के बाद हम लोग जब दूसरा का लिखते हैं तो प्लस दे देते हैं। और हम लोग का 12 कार्बन के लिए 12 हो गया, प्लस कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है तो 2 सामने आ जाएगा, इनटू ऑक्सीजन का ग्राम मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट कितना होता है, 16। तो दोनों को जोड़ोगे तो 12 प्लस 16 दूना 32, दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 32 और 12 44 ग्राम। तो कार्बन का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 44 ग्राम। और भी बहुत सारा है, जैसे हम लोग H2SO4 का ग्राम अनुभार निकालते हैं। तो H2SO4 का कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे 3 आ गया, 3 एटम्स आ गया, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। तो देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो जो 2 रहेगा नीचे वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 है ना, तो 2 गुने 1। दूसरा के लिए करेंगे तो बीच में प्लस देंगे है ना। सल्फर का कितना है, सल्फर का होता है 32, तो 32 प्लस है ना, ये 4। तीसरा के लिए ऑक्सीजन के लिए करें तो 4 ऑक्सीजन है तो 4 के लिए यहाँ ऊपर 4 हो जाएगा, गुने 1 ऑक्सीजन का ग्राम वेट कितना होता है, 16 ग्राम। ठीक है, सबको अगर करिएगा 2 एकम 2 प्लस 32 प्लस 16 चौके 64, जोड़िएगा तो 98 ग्राम्स आएगा। ठीक है, तो ये है तुम्हारा H2SO4 का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है ना। और भी बहुत सारा है, जैसे CaCO3 का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा है ना। Ca का हम लोग जानते हैं, Ca का होता है 40 है ना, 40। उसके बाद कार्बन है तो इसीलिए दूसरा के लिखने के पहले प्लस देते हैं। कार्बन का हम लोग जानते हैं 12, एक ही कार्बन है तो 12 होगा। फिर तीसरा हम लोग जाएंगे तो प्लस देते हैं, 3 ऑक्सीजन है तो 3 सामने आ जाएगा, गुने कितना ऑक्सीजन है, 16। तो एक ऑक्सीजन का ग्राम वेट कितना होता है, 16। तो अब तीनों को जोड़िए, 40 प्लस 12 प्लस 16 तरीके 48। ठीक है, सबको जोड़ने के बाद हम लोग को 100 ग्राम मिलता है। तो CaCO3 का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 100 ग्राम। और भी बहुत सारा है, जैसे H2O जल का, वाटर का कितना होगा ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन है, 2, गुने हाइड्रोजन का कितना होता है 1, प्लस ऑक्सीजन कितना है 1 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो जोड़िए 2 एकम 2 प्लस 16, यानी कितना हो जाएगा 18। और भी बहुत सारा है, जैसे जैसे हम लोग का C6H12O6 ग्लूकोज का हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे 6 कार्बन है तो 6
गुने कार्बन का, एक कार्बन का कितना होता है 12, फिर दूसरा के लिए प्लस देंगे, 12 हाइड्रोजन है तो 12 सामने आ जाएगा, गुने हाइड्रोजन के लिए कितना होता है 1, प्लस 6 ऑक्सीजन है तो 6 सामने आ जाएगा, और ऑक्सीजन के लिए कितना होता है 16। ठीक है, सबको करते हैं, 12 छौक 72 का 2, प्लस 12 एकम 12, और 16 छौके कितना होता है 96। ठीक है, सबको जोड़ने के बाद 2 2 4 4 6 10 का 0, 7 और 1 8, 8 और 9 16 17, 17 और 1 18, तो 180 ग्राम होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट सबका निकालते हैं, और यही इस चैप्टर का मेन चीज़ है। ठीक है, हम लोग को केमिकल कैलकुलेशन करिएगा तो भी हम लोग को ग्राम मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी चीज़ मतलब किसी का मॉलिक्यूलर मतलब मोलर आयतन निकालेंगे तो भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका उपयोग करना पड़ेगा, यानी ग्राम मॉलिक्यूलर वेट को निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग आगे सवाल को कर पाएंगे। तो हम लोग क्या बोले थे कि 4 टाइप का सवाल आता है ना, जिसमें एक टाइप क्या था, मॉलिक्यूलर वेट से रिलेटेड था। ठीक है, एक टाइप सवाल क्या था तुम्हारा, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट हम लोग निकालना सीख लिए। ठीक है, अब हम लोग दूसरे टाइप के सवाल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप 2 के सवाल में हम लोग को पढ़ना है हम लोग का मोलर आयतन के बारे में, यानी मोलर वॉल्यूम, यानी मोलर आयतन। ये क्या है, बोल रहा है क्या कि सामान्य ताप और दाब यानी एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन हमेशा समान होता है। क्या बोल रहा है कि एनटीपी यानी सामान्य ताप और दाब, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन हमेशा क्या होता है, समान होता है ना। इसका मान क्या होता है, इसका मान 22.4 लीटर होता है, यानी एनटीपी पर किसी भी गैस का मोलर आयतन कितना है 22.4। एक क्वेश्चन तुमको पूछता है कि बोलता है क्या कि एनटीपी पर किसी भी गैस का मोलर आयतन या कितना आयतन होता है या मोलर आयतन होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे 22.4 लीटर होता है। ठीक है, अब देखिए इससे रिलेटेड सवाल, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल कैसा सवाल देगा, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। यानी हम लोग को ये जो बात है इसका मतलब है, इसका ये जो पूरा लाइंस का मतलब क्या है कि एनटीपी पर है ना 1 मोल CO2 या 1 मोल का आयतन हम लोग कितना एक भार कितना जानते हैं, कार्बन का होता है 12 प्लस 2 गुने ऑक्सीजन 16, यानी कितना हो जाएगा 44 ग्राम। यानी हम लोग क्या जानते हैं कि एनटीपी पर 1 मोल CO2 या 44 ग्राम CO2 का आयतन कितना होगा, आयतन 22.4 लीटर होगा। ठीक है, या इसका एक और भी बहुत सारा मतलब है कि एनटीपी पर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए नहीं, 1 मोल अगर आप दूसरा भी गैस लीजिएगा, मान लीजिए कि आप 1 मोल हाइड्रोजन गैस ही ले रहे हैं, या 2:1 हाइड्रोजन 2 है और इसका हाइड्रोजन का ग्राम वेट कितना होता है 1, यानी 2 ग्राम। ठीक है, तो 2 ग्राम H2 का भी आयतन कितना होगा, का आयतन 22.4 लीटर होगा। तो इसका मतलब यही हो रहा है कि वेट में कोई भी डिफरेंस हो जाए, कुछ भी अंतर हो,
किंतु अगर O 1 मोल है यानी NTP पर 1 मोल कोई भी गैस है, उसका आयतन कितना होता है 22.4 लीटर, और एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। यानी NTP पर 1 मोल CO2 या 1 मोल H2 या 1 मोल H2O या 1 मोल कोई भी गैस NH3 अमोनिया है ना, मीथेन, कुछ भी गैस का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, मोलर आयतन क्या होता है, समान होता है, और उसका मान कितना है 22.4 लीटर, है ना। इससे रिलेटेड सवाल कैसे आएगा, जैसे हम लोग को एक सवाल दे रहा है, एक एग्जाम्पल है ना। एक एग्जाम्पल क्या है कि 8 ग्राम SO2 का STP पर आयतन ज्ञात करो, या STP पर 8 ग्राम H2 का कितना आयतन होगा, या कितना आयतन ग्रहण करेगा, कुछ भी बोल सकता है। तो इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे करेंगे, जब भी ऐसा सवाल देगा तो जो हम लोग के पास मॉलिक्यूल्स है उसका हम लोग सबसे पहले ग्राम मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं। तो बोलो SO2 का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, ग्राम अणुभार कितना होगा। देखिए हम लोग जानते हैं S का कितना होता है 32 प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 2 के लिए 2 और एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 32 प्लस 16 दूना 32 यानी कितना हो जाएगा 64 ग्राम, है ना। तो देखिए हम लोग क्या निकालिए कि 1 मोल, यहाँ देखिए 1 मोल SO2, 1 मोल SO2 का भार कितना है हम लोग का 64 ग्राम। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है 22.4 लीटर, या 1 मोल। तो हम लोग देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, चूँकि 1 मोल SO2 या इसका हम लोग कितना है 64 ग्राम SO2 का का आयतन कितना होता है, आयतन होता है 22.4 लीटर, आयतन बराबर 22.4 लीटर। तो 1 मोल SO2 या 64 ग्राम SO2 का आयतन कितना होता है। तो हम लोग एक एक नियम पढ़े हैं ना, तो हम लोग 1 ग्राम के लिए निकालते हैं। तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा, SO2 का आयतन कितना होगा, नीचे चला जाएगा, तो 22.4 बटा में 64। तो हम लोग को सवाल में कितना ग्राम के लिए बोला है 8 ग्राम के लिए, तो हम लोग यहाँ पे भी 8 ग्राम के लिए निकाल लेंगे। 8 ग्राम SO2 का आयतन कितना होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे 22.4 डिवाइडेड 64 गुने इधर 8 आ गया। अब देखिए 8 से ये कितना बार में कट जाएगा 8 बार में, और ये 8 से इधर कटेगा तो काटिए, नहीं तो हम लोग भाग करके लिख देंगे। तो भाग करके लिखिए कितना होगा 8 दूना 16 का 6 दशमलव, ठीक है। हम लोग का इधर बच गया 6 अठी 64, तो हम लोग का कितना आएगा 2.8 लीटर। तो 8 ग्राम SO2 का आयतन कितना होगा 2.8 लीटर। अगला एग्जाम्पल्स है कि बोल रहा है क्या कि 22 ग्राम CO2 का STP पर कितना आयतन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 22 ग्राम CO2 दे दिया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 1 मोल CO2 का ग्राम अनुभार, सबसे पहला काम हम लोग का है कि ग्राम अनुभार क्या करेंगे हम लोग निकाल लेंगे। तो ग्राम अनुभार कितना होगा, कार्बन का कितना होता है 12 प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 2 गुने 16, तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा 12 प्लस 32 यानी 44 ग्राम, है ना 44 ग्राम। तो 1 मोल CO2 का हम लोग क्या निकाल लिए, ग्राम अनुभार निकाल लिए। अब देखिए हम लोग को बोला है कि 22 ग्राम CO2 का आयतन कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं कि 1 मोल CO2 का भार कितना है 44, यानी हम लोग चूँकि लिख सकते हैं कि 44 ग्राम CO2 का आयतन कितना होता है, 1 मोल किसी भी गैस का आयतन कितना होता है 22.4 लीटर, है ना। तो हम लोग कितना के लिए निकालना होगा 1 ग्राम के लिए निकाल लेंगे, तो कितना होगा 1 ग्राम CO2 का आयतन कितना होगा
22.4/44 ग्राम। तो ये हम लोग का लीटर। तो 1 ग्राम का कितना होगा आयतन? 22.4/44। तो हम लोग को कितना ग्राम के लिए पूछा है? 22 ग्राम के लिए। इसीलिए 22 ग्राम CO2 का STP पर या NTP पर आयतन कितना होगा? आयतन इक्वल्स टू 22.4 गुने 44। ये हम लोग का 22 इधर गुना में आ जाएगा, ठीक है। तो 22 से 44 दो बार में कटा, और 2 से 22.4 कितना बार में कट जाएगा? 11.2। यानी 22 ग्राम CO2 का आयतन कितना होगा? 11.2 लीटर। ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसके उल्टा तरह का सवाल पढ़ते हैं। उल्टा तरह का सवाल क्या है कि 2 नंबर, मतलब इसके उल्टा। मान लीजिए कि बोल दे रहा है कि 11.2 लीटर, है ना, 2 लीटर H2O का ग्राम अनुभार ज्ञात करें, है ना। तो यहाँ पे उल्टा दे दिया, वहाँ पे लीटर आयतन निकालने बोला था, यहाँ पे ग्राम अनुभार निकालने बोला है। तो सबसे पहले हम लोग चूँकि लिख लेंगे कि H2O का ग्राम अनुभार, सबसे पहला काम है कि ग्राम अनुभार क्या करेंगे? निकाल लेंगे। ग्राम अनुभार कितना होगा इसका? 2 है तो 2 हाइड्रोजन, तो 2 गुने 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है? 1, तो ऑक्सीजन का होगा 16। तो 2 एकम 2 प्लस 16 यानी कितना हो जाएगा? 18, यानी 18 ग्राम, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं चूँकि 22, ये देखिए हम लोग का 1 मोल CO2 का ग्राम भर कितना है? 18। यानी हम लोग कह सकते हैं ना कि जैसे हम लोग कहें ना कि 1 मोल या उसका जो भी ग्राम अनुभार होगा उसका आयतन होता है 22.4 लीटर। तो यहाँ पे उल्टा दिया है, तो हम लोग लिखेंगे कि 22.4 लीटर, है ना, 22.4 लीटर H2O का आयतन कितना होता है? लीटर H2O का ग्राम भार कितना होता है? ग्राम भार इक्वल्स टू 18 ग्राम, है ना। ग्राम भार कितना होगा? 22.4 लीटर H2O का ग्राम भार कितना होगा? 18 ग्राम। तो हम लोग 1 लीटर के लिए निकालते हैं। 1 लीटर के लिए कितना होगा? H2O का ग्राम अनुभार कितना होगा? 18/22.4, ठीक है। तो हम लोग को सवाल कितना लीटर के लिए पूछा है? 22.2 लीटर के लिए। तो इसलिए हम लोग निकाल लेंगे 11.2 लीटर के लिए, 11.2 लीटर के लिए H2O का ग्राम भार कितना होगा? यहाँ 18/22.4 गुने 11/2। 11.2 से 22.4 कितना बार में कट जाएगा? 2 बार में कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 9 ग्राम।